इसके बाद अब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के पहले हम लाइट का इंटरेक्शन किसी भी मास पार्टिकल के साथ समझते हैं कि लाइट किसी मास पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे सपोज करो जो लाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है वो मोस्टली क्या होती है, व्हाइट कलर की लाइट होती है, ठीक है। हम एक व्हाइट लाइट सोर्स ले लेते हैं, क्या करते हैं हम एक व्हाइट लाइट का सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी व्हाइट लाइट सोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और उस व्हाइट लाइट सोर्स के से जो लाइट निकल रही है उसको किसी पार्टिकल या किसी बॉडी से हम क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन फिनोमेनन हो सकते हैं, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ पार्ट एमिट हो जाए, एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ वेवलेंथ, एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि आप समझ जाएं। दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। मोस्टली रिफ्लेक्शन ही कलर प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर मेरी शर्ट की कलर आपको ब्लू नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट हमारे शर्ट पे ऊपर से पड़ रही है उससे जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंच रहा है वो कौन सा रीजन पहुंच रहा है, वो ब्लू लाइट का रीजन पहुंच रहा है, या ब्लू शर्ट के कलर का जो रीजन है वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि कलर का प्रोडक्शन करता है, कलर का फिनोमेनन देता है। अगला जो फिनोमेनन है वो है बेटा ट्रांसमिटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस में क्या होता है, ट्रांसमिटेंस में आर पार निकल जाती हैं चीजें, ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। कुछ हिस्सा क्या होता है, हल्का सा हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और बाकी सब क्या कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है। इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस, मतलब आर पार निकल जाना। तो पहला फिनोमेनन एब्जॉर्बेंस, ठीक है, जहां पे पहला फिनोमेनन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, जहां पे थोड़ी सी वेव क्या हो जा रही थी, एब्जॉर्ब हो जा रही थी। दूसरा फिनोमेनन था रिफ्लेक्शन, जहां पे कलर का प्रोडक्शन हो रहा था। और तीसरा फिनोमेनन क्या था बेटा, ट्रांसमिटेंस, ठीक है। इन तीन फिनोमेनन्स को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। अब देखो, हम अगर किसी बॉडी को गर्म करें, जैसे लोहे को गर्म होते सभी ने देखा होगा, ठीक है, अक्सर, नहीं तो घर पे भी मम्मी बचपन में आप लोगों को तो पक्का मारी होंगी चिमटे गर्म कर करके। पहले तो मार खाते थे, मम्मी लोग मारती थी, आपका नहीं पता, अब तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मार नहीं खाते हैं। चलो, अगर हम आयरन को गर्म करना शुरू करें, ठीक है, तो आयरन सबसे पहले रेड कलर देता है, उसके बाद वो वाइटिश ग्लो देता है और सबसे लास्ट में वो ब्लू कलर देना शुरू करता है, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर ट्रेंड हम देखें तो अगर टेम्परेचर T1 है, T2 है और T3 है तो हम ये ट्रेंड लिख सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कलर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड कलर ऑफ द बॉडी। और यही वो फिनोमेनन है, यही वो लॉ है जिसको आगे चल के हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जानेंगे। किस लॉ से नाम जानेंगे बेटा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि हमको सितारों के आसपास मिलने वाले तारों पे प्लैनेट्स पे जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रेडिक्ट करता है ना नासा की इस सितारे के आसपास एक प्लैनेट मिला है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो वो अर्थ के वेवलेंथ से और अर्थ की फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, मैच करता है। अगर अर्थ के वेवलेंथ से उस प्लैनेट का वेवलेंथ मैच कर रहा है दैट मीन्स वहाँ पे लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। कभी भी कोई ये नहीं बोलता कि वहाँ लाइफ खोजी गई है, वहाँ कहा जाता है कि लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी है, और ये इसी वीन्स लॉ ने क्या किया है, पॉसिबल किया है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर और कलर के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ब्लैक बॉडी इसको कैसे डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। चलो हम सन को देखते हैं। जो हमारा सन है वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है। कैसे, ब्लैक बॉडी का एक सिंपल सा फंडा है कि आप उसको कोई भी रेडिएशन देंगे वो क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे गर्मियों में देखो, गर्मियों में गाड़ियों की सीट जो होती है, जो स्कूटी की, बाइक की या कई बार कार की भी जो सीट होती है, अगर उसको तुम धूप में छोड़ दो तो तुम उस पर बैठने लायक नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि उसका कलर क्या है, ब्लैक है, और वो सारे के सारे कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो सिंपल सी बात है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी मोस्टली क्या करता है, सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, अगर कोई ब्लैक बॉडी टेम्परेचर पाती है या वो हीट होती है तो वो सारे के सारे रेडिएशन एमिट भी करती है, जैसा कि हमारा सन करता है। रेडिएशन क्या होती हैं, एमिट भी होती हैं, जैसा हमारा सन करता है। सन भी क्या है, सन हीट हो रहा है,
सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है और वो क्या कर रहा है, वो ढेर सारे रेडिएशन इमिट कर रहा है जिसको हम लोग विजिबल रीजन में देखते हैं। ठीक है, चलो इतना समझने के बाद अब हम लोग इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का डायग्राम बनाएं तो देखो, अगर वेव नेचर के अकॉर्डिंग हम चलते तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो पैटर्न हमको मिलता वो इस तरीके का पैटर्न मिलता। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती चली जाती, बढ़ जाती। मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है, या हम कह सकते हैं कि जो लाइट सोर्स है वो कम वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। मतलब उन लाइट सोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है जिनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। लेकिन जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा गया तो रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा था। रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा था, देखो रिजल्ट कुछ इस तरह का मिल रहा था। तो देखो एक रेंज तक तो दोनों रिजल्ट एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, इधर तक तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन इधर आने के बाद क्या हो रहा था, ये रिजल्ट फॉलो नहीं हो रहा था। और यही वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा मैक्सिमम। और ये लैम्डा मैक्सिमम मोस्टली विजिबल रीजन में आता है। कहाँ पे आता है, विजिबल रीजन में आता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और इसीलिए नेचर ने हमारी आंखों को इस रीजन को देखने के लिए क्या कर दिया है, अडॉप्ट कर दिया है। जैसे मोस्टली जो ह्यूमंस हैं वो यूवी लाइट नहीं देख सकते, वो इंफ्रारेड नहीं देख सकते, बहुत ढेर सारे जानवर देख भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट जो रीजन से बिलोंग करती है किसी भी बड़े सोर्स से, जैसे सन ही हमारा क्या है, ब्लैक बॉडी, वहाँ से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो लैम्डा मैक्सिमम मोस्टली विजिबल रीजन को बिलोंग करता है। इसके इधर यूवी रीजन होता है और इसके इधर क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, जो कि हम नहीं देख सकते, और यूवी भी हम नहीं देख सकते। यूवी भी हमारे लिए नुकसानदायक है, IR भी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन विजिबल रीजन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आखिर ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि वेव नेचर अगर इस तरह का ग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा था तो ये ग्राफ एक्चुअली क्यों मिला। अगर थ्योरेटिकली हमारे पास ऊपर वाला ग्राफ आना चाहिए था तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास नीचे वाला ग्राफ क्यों आ रहा है। ग्राफ इन नेचुरल या ग्राफ इन एक्सपेरिमेंट ये हमारे पास क्यों आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको प्लैंक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्लैंक्स ने इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया था, इसीलिए ब्लैक बॉडी को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो श्रेय है, वो कहीं बहुत हद तक किसको जाता है, मैक्स प्लैंक को जाता है। ठीक है, तो अब मैक्स प्लैंक के बारे में हम जानते हैं कि मैक्स प्लैंक ने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे और कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। देखो, अगर हम मैक्स प्लैंक की बात करें तो क्वांटम फिनोमिनन या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। जिस फाइट को स्टार्ट किया था प्लैंक ने, उसके बीच में आए थे आइंस्टीन, और आइंस्टीन के बाद सबसे लास्ट में इस फिनोमेनन को, इस सीरीज को फॉलो किया बोहर ने। हालांकि आगे चल के बोहर का पोस्टुलेट भी फेल हो गया था, लेकिन ये एक फाइट बहुत लंबी चलने वाली फाइट थी, जिसमें सबसे पहले प्लैंक, फिर आइंस्टीन और फिर बोहर आए। प्लैंक और आइंस्टीन ने जो फिनोमेनन दिए थे, उन्हीं के बेसिस पे आज के डेट में बहुत ढेर सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के फिनोमेनन क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं। चलो, तो हम लोग प्लैंक के बारे में जानते हैं कि प्लैंक ने आखिर ऐसा क्या दिया था। प्लैंक ने दो पोस्टुलेट दिए थे। पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया था, अभी तक हम लाइट को वेव ही मान के चल रहे थे, लाइट को क्या मानते थे, वेव मान के चलते थे। लेकिन प्लैंक ने पहला पोस्टुलेट दिया कि लाइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटम। क्या नाम दिया बेटा, क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम। ये सिंगुलर वर्ड था, प्लूरल में इसको हम लोग बोलते थे क्वांटा। ठीक है, ये इनका पहला पोस्टुलेट था। और दूसरा पोस्टुलेट जो मैक्स प्लैंक ने दिया वो ये था कि किसी भी सोर्स की जो एनर्जी है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं N, H और न्यू। N क्या था, N इंटीग्रल वैल्यू थी जो कि फिक्स थी, 1, 2, 3, 4 ही हो सकती थी, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती थी। ठीक है, H क्या था, H प्लैंक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स था। देख लो कितनी छोटी वैल्यू है। आखिर किस लेवल पे जाकर उन्होंने डिस्क्रीशन का फिनोमेनन दिया था, और म्यू जो था वो फ्रीक्वेंसी था। ये दो पोस्टुलेट मैक्स प्लैंक ने हमें प्रोवाइड किए, और किस बेसिस पे प्रोवाइड किए इसको समझो।
देखो मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि अगर लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, किसी भी सॉलिड मटेरियल से टकराती है, तो किसी भी सॉलिड के पास किसी तरह का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। लाइट कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करती, पार्टिकल्स कभी भी, सॉलिड पार्टिकल्स कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। कौन सा मोशन शो करते हैं बेटा? वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं तो जब भी आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस इज क्वांटाइज्ड। लाइट को उन्होंने एक पार्टिकल मान लिया और उन्होंने ये मान लिया कि जैसे किसी सॉलिड पार्टिकल के पास कभी भी ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं हो सकती, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसी तरह से लाइट को भी उन्होंने सॉलिड मान के ये माना कि लाइट के पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, लाइट के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं हो सकती। और इस फिनोमेनन को दिमाग में रखते हुए, कंसीडर करते हुए उन्होंने ये कहा कि जैसे किसी सॉलिड की वाइब्रेशनल एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस या प्लस और माइनस वाई में ही जा सकता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, उसी तरीके से लाइट भी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ही डायरेक्शन में जा सकती है, डिस्क्रीट फिनोमेनन शो करती है, जिसको उन्होंने आगे चल के क्वांटम पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला, जिसको आज के डेट में हम लोग क्वांटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो सिंपल सी बात है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट होगी वो भी क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप पंखा चलाते हैं, पंखे के अंदर 3 रोटर्स होते हैं या 4 ब्लेड्स होते हैं, लेकिन जब पंखा चलता है तो क्या वो पंखा आपको 3 अलग अलग ब्लेड्स के फॉर्मेट में नजर आता है? नहीं नजर आता, वो आपको बिल्कुल एक सर्कल जैसा नजर आता है। प्लैंक्स ने भी इस पूरे फिनोमेनन को उसी तरीके से डील किया कि जैसे आपको ढेर सारे छोटे छोटे बॉल्स दे दिए गए हैं जो कि किस फॉर्मेट में चल रहे हैं? जो कि वेव्स के फॉर्मेट में चल रहे हैं, ठीक है। इसको आगे चल के हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में भी पढ़ेंगे। तो प्लैंक ने ये बोला कि वो होगी वेव, मान सकते हैं उसको वेव, लेकिन प्लैंक ने उसको पार्टिकल माना, बिकॉज विदाउट पार्टिकल माने आप वाइब्रेशनल एनर्जी कॉन्सेप्ट को या क्वांटम कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। इस क्वांटम कॉन्सेप्ट पे चलने वाली बहस बहुत लंबी थी, जिसको आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब अगर टेम्परेचर और इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हम रिलेशनशिप निकालना चाहें तो हमें एक ग्राफ ऑब्टेन होता है। वो ग्राफ हमारा कैसा था बेटा? अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ डालें, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ के बीच का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। हम 4 अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, या 3 ही हम ले सकते हैं, 3 में भी हमारा काम हो जाएगा। हम 3 अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं T1, इसको हम लोग बोलते हैं T2 और इसको हम लोग बोलते हैं T3। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि T1 जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, T2 उससे ज़्यादा है और T3 सबसे ज़्यादा है। इनसे जो वेव हमको मिल रही है उनको हम नाम देते हैं λ1, इनको हम नाम देते हैं λ2 और इसको नाम देते हैं λ3। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर T1 सबसे कम है तो λ1 क्या है? सबसे ज़्यादा है, λ2 उससे छोटा है और λ3 सबसे छोटा है। मैं लैम्डा का मतलब लैम्डा मैक्स की बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो आपको रिलेशनशिप मिला वो ये मिला कि अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मतलब ये फिनोमेनन कुछ ऐसा था, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो इतना पढ़ने और समझने के बाद हमको ब्लैक बॉडी के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें पता चल गई कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज अगर हम लाइट को पार्टिकल ना माने तो हम ब्लैक बॉडी को डिफाइन नहीं कर सकते और ये रिलेशनशिप हमको नहीं मिलेगा।
इसके साथ साथ प्लैंक्स ने क्या किया था कि क्वांटम एनर्जी को फोटोन का भी नाम दिया था। ठीक है, फोटोन कॉन्सेप्ट के बारे में अभी इस चैप्टर में आप आगे भी पढ़ेंगे। और उन्होंने फर्दर इक्वेशंस को सॉल्व किया और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसके लिए उन्होंने एक फेमस इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने E = h/nu और E = hc/λ को यूज़ करके अलग अलग इक्वेशन बनाए। चलिए उन इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि हमने ये बोला कि अगर टोटल एनर्जी का सम E1 + E2 के बराबर है, जैसे सपोज करिए कि अगर एनर्जी दो पार्ट में बटी हुई है, E = E1 + E2, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो हम लें E1 और E2 का, तो E1 और E2 का रेशियो हमारे पास μ1/μ2 के फॉर्मेट में भी आएगा, या इसको हम λ2/λ1 भी बोल सकते हैं। λ2/λ1 क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चूंकि हम ये पढ़े हैं कि E = E1 + E2, तो अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान में रखें, इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माने, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि hc/λ = hc/λ1 + hc/λ2। तो यहाँ से इक्वेशन अगर hc, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अगर इन सबको हम हटा दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 1/λ = 1/λ1 + 1/λ2। अब इसको सॉल्व करिए। अगर λ1 और λ2 का आप मल्टीपल लेते हैं, आप क्या लेते हैं, इसका मीन लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/λ1 = λ1 + λ2 / λ1 × λ2। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व ले जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन जस्ट ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे लैम्डा लिख लीजिए, λ = λ1 × λ2 / λ1 + λ2। ठीक है, तो अगर दो वेवलेंथ आपको दी हुई है तो उनका सुपरपोजिशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।